तो योद्धाओं, आज मैं थोड़ा इकोनॉमिक्स का एक टर्म है रिसेशन, उसके ऊपर थोड़ा सा बात करूँगा। रिसेशन का मतलब सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा, हिंदी में इसको मंदी भी बोलते हैं। इसमें क्या होता है कि मार्केट में डिमांड ख़त्म हो जाती है। अब कोई भी फैक्ट्री है, कोई भी उत्पादन करता है, जो फ्रिज बना रहा है, टीवी बना रहा है, कार बना रहा है, वो इसलिए बना रहा है ताकि वो मार्केट में उसको बेच सके, क्योंकि मार्केट में डिमांड है, लोग कार खरीद रहे हैं, इसीलिए मैं कार बना रहा हूँ। लोग जब कार ही नहीं खरीदेंगे तो मैं कार क्यों बनाऊंगा। तो रिसेशन की सिद्धांत ये बोलती है कि मार्केट में अब कार खरीदने वाले कोई नहीं है, मार्केट में अब कोई भी एसी नहीं खरीद रहा है, तो मार्केट में डिमांड ख़त्म नहीं बोल सकते, कम हो गई है। जो पहले अब 100 कार की डिमांड थी मार्केट में, अब वो घट के 50 कार की डिमांड हो गई है। लेकिन फैक्ट्री प्रोडक्शन जो 100 कार बनाता था, अब सडनली वो क्या बनाएगा, 100 कार तो बनाएगा नहीं, क्योंकि 100 कार की डिमांड है नहीं। तो अब वो बनाता है क्या, कम कार, मतलब 50 कार। अब प्रोडक्शन कम हो गया तो जितने लोग वहाँ पे रोज़गार में लगे थे, अब वो घर से पैसा तो ला के देगा नहीं, वो तो बिजनेस चल रहा है प्रॉफिट के लिए। अब लॉस में तो वो चलेगा नहीं, क्योंकि अब प्रोडक्शन कम हो गया तो प्रॉफिट भी कम हो गया। अब लोगों की ज़रूरत भी कम हो गई, तो अब वो क्या करेगा, जितने ज़रूरत के लोग नहीं थे, जितनी इंसान की अब ज़रूरत नहीं है 50 कार प्रोडक्शन करने के लिए, वो अब लोगों को छटनी करना शुरू करेगा और लोगों को वहाँ से हटाना शुरू करेगा। तो इसके क्या इफ़ेक्ट आए कि डिमांड कम थी, लोगों की परचेसिंग कैपेसिटी कम हो गई, क्योंकि लोगों की इनकम कम थी। इसके कारण प्रोडक्शन कम हो गया, और प्रोडक्शन कम होने के कारण एम्प्लॉयमेंट भी कम हो गया, क्योंकि रोज़गार से अब छटनी कर दिया गया। अब लोगों के पास रोज़गार नहीं है, अब रोज़गार नहीं है तो लोगों के पास पैसे नहीं है। अब वो इंसान जो वहाँ रोज़गार में था, अब वो पहले पैसा कमाता था हर महीने, तो वो भी मार्केट में डिमांड क्रिएट करता था। लेकिन चूंकि अब उसके पास रोज़गार नहीं है, अब उसके पास पैसे भी नहीं है, तो अब मार्केट में अब वो भी डिमांड क्रिएट नहीं करेगा। अब मार्केट में डिमांड और भी कम हो जाएगी, और ये एक विशियस साइकिल है जो कि बहुत ही खतरनाक किसी भी इकोनॉमी के लिए हो सकता है। अमेरिका में ऐसी कुछ आने की संभावनाएं हैं, ऐसा कहा जा रहा है। मेन डिफरेंस जो आप देखोगे इंडियन इकोनॉमी और वेस्टर्न इकोनॉमी में, सबसे बड़ी चीज़ होती है, हमारे इंडिया में लोग थोड़ी सी बचत करने की कोशिश करते हैं। लोग अगर 100 रुपये कमाते हैं तो वो सोचते हैं कि मैं 30, 40, 50 रुपये ही खर्च करूँगा, बाकी पैसे मैं अपने लिए सेव करूँगा, एफडी में रखूँगा, गोल्ड में इन्वेस्ट करूँगा, शेयर मार्केट, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करूँगा। और इस तरीके से वो सारे पैसे अपने कमाए हुए को खर्च नहीं करते। लेकिन एक वही उपभोक्ता वाली संस्कृति होती है वेस्टर्न में, जो आजकल हमारे इंडिया में भी डेवलप हो चुकी है, जिसको क्रेडिट कार्ड कल्चर भी बोला जाता है। क्रेडिट कार्ड कल्चर क्या होता है, उधारी में पैसे खर्च करना। आपके पास पैसे नहीं है, लेकिन आपने उधार लेकर पैसे खर्चा किया, मतलब अपनी आमदनी से आगे बढ़ के भी पैसे खर्च किया। और हुआ क्या, आपकी अगर आमदनी उतनी पैसे आई तो आपने कर्ज को लौटा दिया, और नहीं लौटाया तो क्या हुआ, आपके ऊपर लोन आ गया। अब लोन आ गया तो आपने बैंकरप्ट हो गए, अगर नहीं चुकाए तो। अब क्या होगा, आपके पास जो संपत्ति थी वो आपकी चली गई। अब आप बैंकरप्ट हो चुके हो, आपके पास अब पैसे भी नहीं हैं, आपके पास बहुत सारी चीज़ें ख़राब हो गई। अब आपके पास पैसे नहीं है तो आप डिमांड भी मार्केट में जनरेट नहीं कर पा रहे हो। ऐसी स्थिति अगर अमेरिका में आती है, फिर आपको इसका इफेक्ट देखना पड़ेगा इंडिया में कैसे होता है। अब चूंकि इंडिया बहुत सारा प्रोडक्शन जो भारत में करता है उसको एक्सपोर्ट भी करता है अमेरिका में, और अमेरिका में हम लोग देखते हैं किसी भी देश से जब व्यापार होता है तो हम उस देश से कुछ खरीदते हैं, मतलब आयात करते हैं, इंपोर्ट करते हैं, और हम उस देश को कुछ बेचते हैं, मतलब एक्सपोर्ट करते हैं। तो इस बीच में भारत अमेरिका के साथ बेचता ज़्यादा है, एक्सपोर्ट ज़्यादा करता है, इंपोर्ट कम करता है। अगर वहाँ पे रिसेशन आई और डिमांड कम आया तो भारत का भी एक्सपोर्ट क्या होगा, कम होगा। भारत का एक्सपोर्ट कम होगा तो भारत में भी प्रोडक्शन जो होगी वो भी घटेगी। भारत के बहुत सारे लोग वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट पाते हैं, लगभग बताया जाता है 30 लाख से 40 लाख लोग वहाँ पे रोज़गार पाते हैं जो इंडियंस हैं। अब वहाँ पे अगर उनको भी छटनी हुई तो वहाँ से भी लोग अनएम्प्लॉयड होंगे, तो वो भारत में आएंगे, तो भारत में अनएम्प्लॉयमेंट लोगों का संख्या भी बढ़ेगा, उनको रोज़गार देने की क्षमता भी भारत के पास डेवलप करनी पड़ेगी। और वहाँ से लोग जो पैसा कमाते थे वो भारत में भेजते थे। यहाँ पे एक टर्म याद रखना, रेमिटेंस। रेमिटेंस क्या होता है कि विदेशों में भारत के लोग जो काम करने जाते हैं, सिर्फ भारत के लोग नहीं, किसी भी देश के लोग जो विदेश में काम करने जाते हैं और वहाँ से पैसा अर्न करके अपने देश में वापस भेजते हैं, तो इसको बोलते हैं रेमिटेंस।
भारत बहुत दुनिया का सबसे बड़ा रेमिटेंस रेसिपिएंट कंट्री है। लगभग हम लोग 100 बिलियन डॉलर, $1 बिलियन मतलब आप मान लो के रखो 8,300 करोड़ रुपए, और 100 बिलियन डॉलर मतलब 83,000 करोड़ रुपए हम लोग क्या करते हैं, विदेशों से पाते हैं, जो भारत के लोग विदेश में काम करते हैं। तो सोचो हमारे देश में $83,000 $100 बिलियन भारत के इकोनॉमी में विदेशी मुद्रा के रूप में आता है। इससे भी समझौता हो सकता है। तो बहुत सारी फैक्टर्स हैं जो हमारे इकोनॉमी को इफ़ेक्ट करते हैं। एक टर्म इसमें आता है एंजल इन्वेस्टर। एंजल इन्वेस्टर वो होते हैं जो जोखिम भारी संपत्ति में निवेश करते हैं। जैसे कोई स्टार्टअप है, अब जैसे आप देखो कि ओला इलेक्ट्रिक मोबिलिटी कंपनी है, उसने इलेक्ट्रिक व्हीकल में टू व्हीलर्स बनाना स्टार्ट किया। अब कोई सोचे कंपनी, उसको इन्वेस्टमेंट के लिए पैसे चाहिए होंगे। कोई भी कंपनी के लिए क्या होता है, इन्वेस्टमेंट चाहिए, इनिशियल इन्वेस्टमेंट। उसको लैंड एक्वायर करना पड़ेगा, एक फैक्ट्री सेटअप करना पड़ेगा, लोगों को एम्प्लॉयमेंट देना पड़ेगा, शुरू में सामान बिके चाहे ना बिके उसको सामान बनाना पड़ेगा। फिर उसको अगर मार्केट में शुरू में बेचना है तो उसको थोड़ा सा लॉस भी होता है, तो भी उसको सामान बेचना होता है ताकि मार्केट में एटलीस्ट उसकी डिमांड तो क्रिएट हो। तो इस प्रोसेस में उसको थोड़ा से पैसे की ज़रूरत होती है। और कोई भी अगर फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर है तो वो उसके पास उतने पैसे नहीं हैं कि वो इतने पैसे लगा सके, और बैंक तो पैसे जोखिम में पैसे देता भी नहीं, तो बैंक से भी लोन नहीं मिलेगा। तो उसको एंजल इन्वेस्टर की ज़रूरत होती है जो उसके कंपनी में पैसा लगाए। और बहुत सारा ऐसे स्टार्टअप हमारे देश में होते हैं जिनमें एंजल इन्वेस्टर जो होते हैं, जो भी अमेरिका के हो सकते हैं, वो इन्वेस्ट करते हैं। अगर वहाँ पे रिसेशन आएगा तो हमारे देश में इन्वेस्टमेंट भी कम हो सकता है, तो इससे हमारे स्टार्टअप कल्चर को भी दिक्कत हो सकती है। एक टर्म आता है FII और DII। FII मतलब फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, विदेशी संस्थागत निवेशक। और एक टर्म आता है DII, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, मतलब घरेलू संस्थागत निवेशक। घरेलू संस्थागत निवेशक मतलब भारत के ही लोग जो घरेलू निवेशक हैं, जैसे हम लोग हैं, आप में, हम लोग जो शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं उसको DII बोलते हैं, और जो विदेश से हमारे देश में निवेश करते हैं उसको FII बोलते हैं। भारतीय शेयर मार्केट में बहुत सारा पैसा FII का लगा होता है। विदेशी निवेशकों का भारत में बहुत पैसा लगता है, भारत की स्टॉक मार्केट में पैसा लगता है। अगर मंदी भारत में भी आती है तो वो यहाँ से भी पैसा निकालेंगे और एक सेफ जगह में इन्वेस्ट करेंगे, जैसे गोल्ड हो गया। तो ऐसे सेफ जगह में वो इन्वेस्ट करने की कोशिश करेंगे, तो भारत से पैसे भी FII निकालना शुरू करेंगे। तो हमारे पास फॉरेक्स की भी कमी हो सकती है, हमारे शेयर मार्केट में भी क्रैश आ सकता है। बहुत सारी सिचुएशन है जो हमारे इंडियन इकोनॉमी में इफ़ेक्ट आएगा US के रिसेशन पे। इसके ऊपर मैं थोड़ा सा ही बताया हूँ, बहुत डिटेल लेक्चर कल सुमित सर ने बताया था, तो वो आप ज़रूर देखिए। और एक क्वेश्चन ही लिख लीजिए कि US रिसेशन का भारतीय अर्थव्यवस्था में क्या प्रभाव हो सकता है। ये आप क्वेश्चन लिखेंगे, जो भी मैंने आपको अभी बताया इसके आंसर्स लिख सकते हो। और इससे हमारे डायरेक्ट क्वेश्चन तो नहीं बनेंगे, लेकिन बहुत सारी चीज़ें आपके कॉन्सेप्ट, इकोनॉमी के कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। आपको इंपोर्ट एक्सपोर्ट क्या होता है ये समझ में आएगा, आपको DII FII क्या है ये समझ में आएगा, एंजल इन्वेस्टर क्या होता है ये समझ में आएगा, रेमिटेंस क्या होता है ये समझ में आएगा, और जो ट्रेड डेफिसिट है, ट्रेड सरप्लस है, ये चीज़ें आपको इसमें समझ में आएंगी। तो बहुत सारी इकोनॉमी के टर्म समझ में आएंगे। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर है, जो नहीं देखे होंगे ज़रूर देखें, और जो देखे हैं ज़रूर इसके आंसर्स लिखें। एक दूसरा आर्टिकल था उसमें कि नेचुरल फार्मिंग, प्राकृतिक कृषि के बारे में बात की गई थी। हम लोग पेपर नंबर 4 पार्ट 3 में कृषि वाला जो टॉपिक है हम लोग उसमें पढ़े हैं। हम लोगों ने उसमें फसल चक्र और मिश्रित खेती, मिश्रित फसल, इस तरीके से बहुत सारे लेक्चर हम लोग टॉपिक्स हमने वहाँ पे पढ़ा है। तो उसमें नेचुरल फार्मिंग कैसे होती है, क्या होती है, ये हम लोग हमेशा उसके बेनिफिट्स ही पढ़ते आते हैं। हमेशा जब भी पढ़ते हैं तो जैविक कृषि, ऑर्गेनिक फार्मिंग, नेचुरल फार्मिंग, इसके हम लोग बेनिफिट ज़्यादा पढ़ते हैं। कभी भी इसके डिमेरिट्स नहीं पढ़ते कि इसके लॉस क्या हो सकते हैं। और कभी भी हमको किसी भी क्वेश्चन में एनालिसिस करना है तो हमको दोनों एस्पेक्ट्स जरूर पता होने चाहिए। आपको जब क्वेश्चन में पूछा जाता है कि आलोचनात्मक परीक्षण करें, क्रिटिकली एग्जामाइन करें, तो आपको उसके पक्ष और विपक्ष, लाभ और हानि, प्रॉफिट एंड लॉस, दोनों पोर्शन पता होना चाहिए। लेकिन हमको बहुत ज़्यादा पता नहीं होता है ऐसे टॉपिक पे जिस पे हम लोग बार बार पढ़ते हैं, जैसे रिन्यूएबल एनर्जी। तो अभी हमारे कहाँ पे, गुजरात में रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर समिट हुआ, जिसमें 500 गीगावाट का 2030 तक का टारगेट हमने ऐसा अचीव करने का सोचा है।
तो इसके ऊपर हम लोग को फ़ायदा ही फ़ायदा दिखता है, हम लोग को इसके नेगेटिव्स नहीं पता होते हैं ज़्यादा पॉइंट्स। तो हम लोग को नेगेटिव भी सभी चीज़ों के बारे में पता होने चाहिए। तो नेचुरल फार्मिंग के ऊपर जो भी डीमेरिट्स हो सकते हैं, लॉस हो सकते हैं, विपक्ष में तर्क आप दे सकते हैं, सब आपको मिलेंगे, ज़रूर लिखें। और ये आपको बहुत ही आपके एनालिसिस पॉइंट को स्ट्रॉन्ग करेगा। तो ये चीज़ें भी आपको देखना है। इंडियन के फॉरेन पॉलिसी में अभी जैसे भारत इज़राइल को डिफेंस प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करते हैं, लेकिन वो वहाँ पे लोगों को मारने में यूज़ करता है। लेकिन इसके दोनों एस्पेक्ट्स हैं, भारत को भी इसके फ़ायदे हैं, भारत के इसके नुकसान भी हो सकते हैं। इसके क्या दोनों पक्ष हैं, ये भी आपको समझना बहुत ज़रूरी है। एक स्टूडेंट को हमेशा दोनों पक्ष जानना होता है। कभी भी एक पक्ष जान के आप किसी भी निर्णय पे नहीं जा सकते हैं। दोनों पक्षों को जानना बहुत आवश्यक होता है। ये आप जानेंगे और इस तरीके से आपको जो मैंने क्वेश्चन बताया वो आप लिखेंगे। कल के आर्टिकल में बहुत अच्छे से सर ने समझाया था, कल या परसों के आर्टिकल में था, वो आप देखो और इसके आंसर्स भी लिखने की ज़रूर कोशिश करना। ये करने के बाद आप पॉलिटी में आज आप टेस्ट लिखेंगे, डीपीएसपी और प्रेसिडेंट, ये दो टॉपिक के ऊपर हम लोगों ने आज टेस्ट लिख लेते हैं। तो हमारा ये टॉपिक भी ऐसे के टेस्ट प्रीलिम्स और मेंस दोनों टॉप पॉइंट ऑफ व्यू से कवर हो जाएगा। सीजी हिस्ट्री के जो टॉपिक मिले हैं वो आप करिए, और उसमें बहुत सारे टॉपिक्स आप जब पढ़ेंगे, छत्तीसगढ़ की विशिष्ट अध्ययन हरिराम पटेल सर की बुक से पढ़ेंगे, तो बहुत सारे टॉपिक्स होंगे, फैक्ट्सुअल होंगे। जैसे समित्र मंडल कब बना, उसके संस्थापक कौन है, इससे क्या उद्देश्य है, कान्यकुब्ज सभा क्या है, बहुत सारी चीज़ें आप पढ़ेंगे जो फैक्चुअल होंगी, जो आपके प्रीलिम्स के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगी, मेंस के लिए उतनी इंपॉर्टेंट नहीं होंगी। मेंस के लिए आपके पास जो राम कुमार बेहर सर की बुक होगी वो ज़रूर पढ़ें आप, और या फिर गीतेश अमरोहित की जो बुक होगी वो आप पढ़ें। तो वो टॉपिक ज़रूर पढ़ें, और प्रयास करेंगे कहाँ तक जो टॉपिक मिला है आप इंडेक्स देखिए हरिराम पटेल सर की, जहाँ तक वो टॉपिक मैंने आपको लिखा है उससे पहले के पूरे टॉपिक आप पढ़ने का प्रयास करिए। मजदूर मिल तक मैंने आपको बोला है, तो उससे पहले की जो भी पॉइंट्स हैं, टॉपिक्स हैं, सबको पढ़ने की कोशिश करेंगे। स्पीड बढ़ाएंगे तभी आप सारे टॉपिक्स को पढ़ पाएंगे। मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा, वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे हम लोग। हिंदी के जो टॉपिक्स हैं आपने, मैंने नोट्स दिया था उसको प्रिंट आउट करा लेना, ज़रूर पढ़ना उसको। लेक्चर दिया है उसको भी समझने की कोशिश करना। और टॉपिक्स में हम लोग तभी ज़्यादा अच्छे से पढ़ पाते हैं जब हम उसके ऊपर क्वेश्चन लिखाते हैं। तो क्वेश्चन आपको पहला है, हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की शुरुआत किस लेखक से मानी जाती है? ये आपका पहला क्वेश्चन होगा। शिव सिंह सेगर और जॉर्ज ग्रियर्सन, शिव सिंह सेगर, जॉर्ज ग्रियर्सन, मिश्र बंधु, आचार्य रामचंद्र शुक्ल और हजारी प्रसाद द्विवेदी, इन्होंने हिंदी साहित्य काल इतिहास विभाजन के लिए कौन से बुक की रचना की है, और इन्होंने हिंदी साहित्य काल इतिहास विभाजन को किस तरीके से विभाजित किया है, ये भी आप जरूर लिखेंगे। और ये बुक्स जो अलग से टेबल में मैंने लिख के दिया है कि कौन कौन से साहित्यकार ने कौन से बुक लिखा है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट है। तो आप इसको रटेंगे, और इनके हर एक व्यक्ति के जो काल विभाजन है ये भी आपको रटना होगा। तो जॉर्ज ग्रियर्सन ने जैसे 11 प्रकार से काल इतिहास विभाजन किया है उसको आप रटेंगे, सिक्वेंसली इम्पॉर्टेंट है। उसी प्रकार से मिश्र बंधु ने काल इतिहास विभाजन किया है उसको रटेंगे। रामचंद्र शुक्ल ने विभाजित किया है उसको रटेंगे। ये रटने वाला टॉपिक है, समझने वाला ज़्यादा टॉपिक नहीं है। तो जो मैंने लेक्चर में समझाया है उसी तरीके से आप करोगे। इस तरीके से आज का ये रहेगा, ज़्यादा लंबा खींचूंगा नहीं। पढ़िए, मेहनत करिए और स्पीड अप करके पढ़िए। बाकी चीज़ें कल पढ़ेंगे एक नए टारगेट के साथ। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।